नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी अमेठी से भागे और वायनाड में रुक गए। अब ये जानते हुए कि वायनाड में उनकी हार निश्चित है, वो रायबरेली आ रहे हैं। वायनाड अच्छी तरह से जानता है कि ये वो लोग हैं जो जनहित के बजाय अपने निजी हितों के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए तैयार है। पहले अमेठी से भागे राहुल गांधी, वायनाड जाकर रुके। अब वायनाड में उनकी हार सुनिश्चित है और हार सुनिश्चित जानकर अब रायबरेली आ रहे हैं। रायबरेली की जनता बखूबी जानती है कि ये जनहित के बजाय अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए तैयार। खबर दुर्ग से है, जहां शारदा तालाब के पास आयोजित एक समारोह में मसीही समाज के लगभग 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूर्व पार्षद डॉक्टर दिवाकर भारती के साथ साथ दो अधिवक्ताओं ने भी इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज कैंप 1 के यहाँ पर बड़ी सभा हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को 7 तारीख को होने वाले मतदान में सब लोगों से अपील की गई और पूरा उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें और नौजवान सब ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और विजय बघेल जी को दूसरी बार इस क्षेत्र से सांसद चुनने का संकल्प लिया। लगभग दिवाकर भारती जो पूर्व पार्षद थे उनके साथ और 500 से अधिक मसीही समाज के लोग भी जो बाला के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश किए हैं। खबर सरगुजा से है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीजेपी कार्यालय के संकल्प भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को जिस तरह लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर लगने का शंखनाद हो चुका है। खबर कोरबा से है, जहां राज्यसभा सदस्य और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए भरोसा जताया कि अगले 6 महीने में रेल कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी। शिक्षा के लिए अच्छे कार्य करने पर उनका जोर होगा। माइनिंग कॉलेज की स्थापना किए जाने की यहां पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही प्रदूषण के मुद्दे पर सरोज पांडे ने कहा कि प्रदूषण कम करने के उपाय भी किए जाएंगे। विकल्प सब जगह होते हैं, विकल्प बनाने की आवश्यकता होती है। रोड मैप आपने पूछा तो वो रोड मैप में बताऊंगा, लेकिन चुनाव जीत और रोड मैप में जाती हूँ और जो बात मैंने कहा है वो पत्थर की लकीर है। मैं प्रदूषण मुक्त करके शहर से दूर आपको आश्वस्त। वहीं कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा रायपुर कांग्रेस मुख्यालय में अपमान होने पर फूट फूट कर रो रही थी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल होने के बाद कांग्रेस के महिला विरोधी चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध रखी है। भूपेश बघेल के कुशासन के दौरान
महिलाओं के साथ अत्याचार पर भी प्रियंका गांधी मौन रही थी। अब अपनी ही पार्टी में एक महिला के साथ बदसलूकी पर उनकी चुप्पी बता रही है कि महिलाओं का शोषण और अपमान कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने सवाल करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी महिला उत्पीड़न के मामले में क्यों चुप रहती हैं, जबकि उनके पार्टी के भीतर में ही इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। तो यही कहूँगा, इसके पहले भी जब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी, उस समय भी महिलाओं के उत्पीड़न का मामला आया, उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा आया और काफ़ी चीज़ें आप लोग के ध्यान, जब उनके यहाँ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। और आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ महिला उत्पीड़न का विषय और महिलाओं का अपमानित करने का विषय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो बेटी बनने का प्रयास करती हैं, जो महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और देश की माँ बेटी को क्या सुरक्षित रखेंगे। मैं तो प्रियंका जी से पूछता हूँ कि पहले इस पर सफाई दीजिए। देश की महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वह उनके सुरक्षा की बात करने वाली, आज वो ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और आप ही की पार्टी की महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो आप मौन होकर क्यों। वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत का प्रचार करने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रचार के दौरान चौपाल में अपनी बातें रखी। लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह से गांधी परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, इसलिए लोगों को कांग्रेस को अपना समर्थन देना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस जनहित के मुद्दे और बीजेपी के बाहरी प्रत्याशी के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही थी, लेकिन अब गांधी परिवार के बलिदान के नाम पर वोट मांगना शुरू हो गया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। दो चार दिन छूट जाते थे वो मन लगावा और सबके वोट तक कांग्रेस में दिलावा तो आपके सम्मान बने रही, हमारी इज्जत आपकी इज्जत बने रही, देश की संविधान बने रही। और कांग्रेस पार्टी जीती तो आप उनके ही सेवा में लगे रही। और मेरा भाई से फोटो लगे है, पंजाब साहब के प्रत्याशी बनाई चला, सोनिया जी पूरा टिकट दे दी, तो मैं आप विश्वास करता हूँ वो ईमानदारी से आप सबके सेवा करे हैं, सेवा करते से सेवा करे हैं और सेवा करे ही। वहीं कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने रोड शो किया। रोड शो के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की उन्होंने जनता से अपील की। विकास उपाध्याय ने करीब कबीर नगर वाल्मीकि आवास से रोड शो की शुरुआत की। जगह जगह आतिशबाजियों, फूल मालाओं के साथ विकास उपाध्याय का भव्य स्वागत किया गया। विकास उपाध्याय ने कहा कि देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। मोदी सरकार ने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन वो इस मुद्दे पर विफल रही। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को है। ऐसे में सभी दलों के स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा जोरों पर है। इसी कड़ी में चीरमीरी में कांग्रेस की जनसभा हुई, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरोज दीदी दुर्ग से थप्पड़ मारकर कोरबा लोकसभा क्षेत्र आई है। बता दें, सरोज पांडे कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को एक बार फिर से कोरबा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस समय दुर्ग से लड़ने के लिए आपके पास आए हैं। याद रखना, सरोज दीदी थप्पड़ मारने वाली है। दुर्ग से थप्पड़ मारकर आपके कोरबा में आए। अब कोरबा के जनता
सावधान रहना है आपको तय करना है। एक तरफ जोशनामद विकास करने के लिए, एक तरफ जोशनामद आपके लिए काम करने के लिए, और दूसरी तरफ आदरणीय हमारी सरोज दीदी आपको थप्पड़ मारने के लिए आ रहे हैं। आपको याद रखना है, थप्पड़ मारने वाले को जिताएंगे या फिर विकास करने वाले को जिताएंगे। सवाल आपका नहीं, सवाल देश का सवाल है। हमको हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। खबर कांकेर से है, जहां मजदूरों के शोषण और मजदूरी ना मिलने का मामला सामने आया है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम मरामपानी में सरपंच ने 14 मजदूरों का अब तक भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद सभी मजदूर अपनी समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और अपनी मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई। खबर बलरामपुर से है, जहां मां और बेटे ने मिलकर नवविवाहित बहू की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां और बेटे खौफनाक तरीके से घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने बहू को पहले कीटनाशक दवाई पिलाई, फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोट दिया। पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो बलरामपुर से एक खबर है, जहां मां और बेटे ने मिलकर नवविवाहित बहू को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उन्होंने पहले बहू को कीटनाशक पिलाया, उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको सीधा पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां कृष्णा नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। रोड पर ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के चुनाव है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सरकार चुनने का अवसर है। देश में सरकार कौन बना सकता है? टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है, तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है।
क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, कृपा करके आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने। ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को इसलिए इतने ज्यादा एमपी चाहिए। भाइयों बहनों, मोदी को ज्यादा एमपी इसलिए चाहिए ताकि वो हर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आज देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं से जुड़े कितने काम हो रहे हैं। अगर आपके यहां बीजेपी एनडीए के सांसद होंगे तो और तेजी से विकास होगा। बीजेपी एनडीए के सांसद अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आप बीजेपी सांसदों को देखा होगा, पिछले 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपने क्षेत्र का इतना विकास किया है। अगर यहां से भी आप बीजेपी के सांसद चुनते हैं तो विकास में ताकत लगाता है, और अगर विरोधी चुनते हैं तो हाउस में हो हल्ला करने में टाइम बिगाड़ता है। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी, कांग्रेस, लेप के इंडी अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए गांव हो या शहर, हर कोई एक ही बात कर रहा है। फिर एक बार आप जरा बोलेंगे तो शायद मैं समझूंगा कि मेरा हिंदी आप समझ सकते हैं कि नहीं सकते। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। मैं कृष्णानगर को, राणाघाट को, बहरामपुर को गारंटी देता हूं, जिन जिन को टीएमसी ने लूटा है उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां
कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन भी निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब का क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं। वो मुझे सुन करके बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय देने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने, उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया। यहां के विकास के लिए आप पश्चिम बंगाल से चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।